हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 5 फरवरी, उसके लिए हम लोग को प्रिपरेशन तैयारी कैसे करनी है, वो उस पर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट कैसे हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो जरूर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कैसे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना है वो हमको देखना है। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ये रहेगा कि IB 17 को हम अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दें। और जिन्होंने इससे पहले IB 16 दिया है, जिस कारण उनका एग्जामिनेशन नहीं निकल पाया है, तो उनको तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो ही गया है कि वो कैसे मेहनत करनी है। और जो फर्स्ट टाइम क्लियर करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हम अपना क्लियर करें IB 17 का एग्जामिनेशन, तो वो वीडियो उन्हीं के लिए है। और जो एक बार नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आएंगे 100 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। बहुत लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर निगेटिव मार्किंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको पूरे 100 में 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ये सब ध्यान देना है। तो देखो, इसमें जो सिलेबस है उसमें सब बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 10 आएंगे। IPC से 8 नंबर का, CRPC से 10 नंबर का, CPC से 10 नंबर का। तो टोटल आपको जो भी बेयर रेट है वो सब आपको कैरी करके ले जाना है, ठीक है। तो ये तो चले हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन से या जो जो अलग अलग सर्वेयर है उनसे ये इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमें जजमेंट कैसे पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना है, क्योंकि अगर 100 में 20 नंबर के आपके जो 25 नंबर के अगर जजमेंट आ गए, तो ऐसे नंबर आपका जाने की उम्मीद है कि ना, हो सकता है कि आप ना पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो उसका कोई बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा सोल्यूशन। तो आपको अपने से ही अपडेट करना है। और इस चैनल इसी के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि किसी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में IB 17 क्लियर जाए। तो आज में हम लोग अपने जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे IPC के हो गए, CRPC के हो गए, ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, वो उसके आज लेटेस्ट जजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोग यही कह रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट कैसे पढ़ना है। देखिए, जजमेंट में आपको तो बहुत सारे अनसॉल्व पेपर मिलेंगे, तो उसमें आप लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन उस जजमेंट में कहाँ कैसे गया है वो आपको कैसे याद रहेगा। तो आपको उसका फैक्ट भी जाने रहना है कि जजमेंट में कहाँ क्या गया है, जिससे कि आपके दिमाग में वो रहे और जब उसमें ऑप्शन आए तो उसको तुरंत आप टिक कर सकें। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देना है। तो जो आज हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, वो आप इसका नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि जो इसका जो मेन टाइटल है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये इतना इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो हर साल पूछा जाता है। आप उठा के देख लीजिए, हमेशा कहीं ना कहीं जितनी भी आप UPSC MPSC जो भी आप एग्जामिनेशन की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसको आपको जानना है कि ये जजमेंट में किस धारा में कहा गया है, कौन सब्जेक्ट में कहा गया है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, यानी कि CRPC की धारा 125 जो मेंटेनेंस के लिए है, ठीक है, उसमें कहा गया है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का जो CRPC में किस धारा में कहा गया है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन दे देंगे, 125, 123, ठीक है, 154। तो ऐसे तो आपको सेलेक्ट करना है CRPC 125। तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का जो केस है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो केस का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अब उसको पहले हम लोग जान लेते हैं इस केस में क्या कहा गया है। तो इस जो केस है, तो इसमें जो केस में ये कहा गया है कि जो इसमें जो जेंडर है, जो इक्वलिटी है, वो उस पर बात किया गया है। ये जो डिवोर्स जो स्पेशली किसको रिफर करता है, किया गया कि इंडियन मुस्लिम है, तो क्या CRPC उसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। कि जो बानो केस है, इसमें ये था कि जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक के नाम से भी जाना जाता है केस को बहुत ज़्यादा, तो ट्रिपल तलाक दे दिया था। तो उसके आधार पे उसकी वाइफ ने CRPC की धारा 125 पे अपना मेंटेनेंस के लिए केस दाखिल किया था। तो उस इशू यही आया था कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस पार्टिकुलरली सेक्शन 125 जो इफेक्ट करता है मुस्लिम के लिए, क्या वो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो जो इसका जो जजमेंट आया, तो कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट का ये बात था कि जो ये लॉ है वो किसी लिमिटेड या किसी रिलीजन पे नहीं है, कि अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, या कोई भी मतलब कि रिलीजन का है, तो
वो ऐसा नहीं कि वो उसके लिए एप्लीकेबल है। ये जो 125 है ये एप्लीकेबल है एवरीवन, यानी कि हर रिलीजन पे और हर पर्सन पे। तो इसलिए ये इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही था कि किस धारा पे, सेक्शन 125 जो एप्लीकेबल है टू एवरीवन में। और जो इसमें इसके जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक के थ्रू जो डिवोर्स दे दिया था, और वाइफ ये उससे हुआ कि वो एक मुस्लिम औरत है, तो वो 125 में एप्लीकेबल नहीं है। तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस है बानो बेगम केस किसके लिए पॉपुलर है? मेंटेनेंस के लिए, जो धारा CRPC 125 के लिए कहा गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जो जजमेंट है वो है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 1987। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो पॉपुलर केस है, ये काफ़ी सारे केस हैं, अलग अलग ईयर में भी हैं। तो लेकिन इस केस को आपको कैसे याद करना है, क्योंकि MC मेहता से नाम से 3-4 केस है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन जो हमको ये जो केस को कैसे याद करना है वो हम जानते हैं। जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो अदर्स 1987 का जो केस है, ये किस लिए पॉपुलर है? भोपाल गैस ट्रेजडी। कभी कभी पूछता है कि भोपाल गैस ट्रेजडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, तो IC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और PC मेहता, तो अलग अलग देते हैं। तो आपको ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना है? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये किसके लिए फेमस है? भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए। यह केस इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। जो MC मेहता थे उन्होंने एक पिटीशन को फाइल किया था, किसके खिलाफ? श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कभी कभी पूछ सकता है कि श्री राम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किस ट्रेजिडी से रिलेटेड या किस से रिलेटेड था, तो भोपाल गैस की ट्रेजिडी का जो केस था उससे रिलेटेड था। ठीक है। और जो इसमें सब्सिडरी जो थी दिल्ली कॉटन क्लॉथ मिल, जो जिसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो उसमें डेंजरस गैस यूज की जा रही थी, जो भाई भोपाल गैस ट्रेजिडी का मैटर था ही। और जो MC मेहता जो पिटीशन फाइल की गई थी वो श्री फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के खिलाफ, जिसमें ये क्लॉथ मिल को जो उसमें गैस जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें एक डेंजरस गैस के कारण हो रहा था। तो ये जो दिल्ली लीगल एड है और जो इसके एडवाइस बोर्ड ने जो फाइल मांगा और कंपनसेशन मांग रहे थे जो विक्टिम उससे, कि जो ये एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी है जो किस पे आधारित है, कि जो पार्टी को रिलाई करना चाहिए, जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी होना चाहिए। किसमें? आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है इसमें किस कॉन्स्टिट्यूशन, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है, जिसको भोपाल गैस ट्रेजिडी के केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग अलग अलग बहुत से रेयान और फ्लेचर ने भी जो उसकी कंपनी थी उसके में इसमें रूल अप्लाई किया गया था। तो अभी रेयान और फ्लेचर का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन ये केस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किस कब आया था? 1987 में। इसे भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से, एब्सोल्यूट लायबिलिटी तथा आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आशा करते हैं ये आपको ये जजमेंट याद होगा, तो आपको ऐसे ही इसको याद करना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आप नाम से ही जान रहे होंगे, बाबरी मस्जिद अयोध्या केस। तो इसको तो आपको कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, तो ये केस तो उतना ही पॉपुलर है जितना कि और केसेस हैं, लेकिन ये इस केस को आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो नेक्स्ट है वो है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको जजमेंट बता रहा हूँ उसको आप नोट भी अपने कॉपी में कर लीजिए, क्योंकि ये सब अलग से आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो आपको इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करते रहना है, कि ऐसा ना रहे कि बाद में कोई पॉइंट आपको मिस हो जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अपने नोट्स को भी तैयार करते रहना है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे जो आपके IB 17 का एग्ज़ाम को क्लियर करने में मदद करेंगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कब का था? 2013 का केस था। तो इसमें क्या क्या गया, इसके फैक्ट को जान लेते हैं। जिसमें जो हस्बैंड था वो पहले हिंदू था, फिर उसके बाद उसने जो उसकी जो शादी हुई हिंदू रीति रिवाज से, फिर उसने फिर उसने मुस्लिम एंड अदर वाइफ से शादी कर लिया। तो इसमें जो मेन फोकस था वो उसमें जब उसने दूसरी मुस्लिम औरत से शादी कर ली, मतलब कि हिंदू से जब मुस्लिम में अपना कन्वर्जन करके वो धर्म को परिवर्तन करके उसने शादी कर ली, तो उसमें बिगामी एक शब्द पाया, बिगामी या पॉलीगामी, जो मुस्लिम रीति रिवाज से उसने जो शादी की थी। तो जो इसमें जो इशू हुआ
वो इशू हुआ कि भाई उसने कहा कि उसने अपने हिंदू अपना कन्वर्जन कर लिया, हिंदू टू इस्लाम उसने कन्वर्ट कर लिया, नहीं इस्लाम को उसने अडॉप्ट कर लिया। तो उसने बताया कि वो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा था। तो और इसमें दूसरा इशू ये आया कि जो वायलेशन जो इन्फ्रिजेंस था वो उसके फंडामेंटल राइट जो थे, जो लाइफ एंड लिबर्टी थे। आपको पता है ना हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लाइफ एंड लिबर्टी, वो आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तो वो था। तो ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जैसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 21 का जो इम्पोर्टेंट केस ला क्या है, तो काफ़ी सारे पूछ सकते हैं। तो आपको ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है वो लिली थॉमसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो मेन फोकस क्या था उसमें, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो कन्वर्जन जो होता है वो कोई वो नहीं है कि किसी के दबाव से, वो उसके आदमी की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है जिसके आधार पे वो अपना चूज कर सकता है। तो ये मेन उसमें था, मेन फोकस इसमें यही किया गया था। तो लिली थॉमस का जो केस था ये इसी पर था। जो नेक्स्ट केस है वो है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था, इसका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो आर्टिकल 14 था, ठीक है, और आर्टिकल 21 जो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो कभी कभी पूछ सकता है कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में से रिलेटेड था। तो आपको सेलेक्ट करना है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया। जिसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो राइट टू लाइफ और यानी कि राइट टू इक्वलिटी और राइट टू पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे। तो आपको इस तरह के पॉइंट्स बनाना है। कभी कभी पूछ सकता है कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू पर्सनल लाइफ का जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट क्या है या इनमें से किस केस में कहा गया है। तो आपको बताना है कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरह आपको पॉइंट्स बनाते रहने हैं। ये मैंने आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और सीआरपीसी के मैंने कुछ सेक्शन की हमने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात जरूरी कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी नोट्स जरूर तैयार करते रहे, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते रहें। जैसे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस में कहा गया, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रहने, क्योंकि आप तो याद तो कर नहीं पाएंगे, इतने लैंडमार्क जजमेंट है। तो आपको बस ये जानना है कि उसमें है क्या मैटर, ये क्या कहा गया है, या उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बस आपको वो नोट करते रहना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और अदर जो अलग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब